मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। यह बात सत्य है कि हम पूरा विस्तार से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतनी चर्चा जरूर करेंगे जिससे आपको स्पष्ट मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की अंतर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले मंत्रिपरिषद को समझें। दोस्तों, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान करती है। अनुच्छेद 74 और 75 में इसका प्रावधान है। तो कैसे है उसको देखिए। अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है या एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में बोलता है? 74 में। और 75 में क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद के जो क्रियाकलाप है, उसके जो प्रावधान है क्रियाकलाप से रिलेटेड, वो अनुच्छेद 75 में आपको मिलेंगे। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, तो 74 और 75 हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा हम ये समझेंगे, जब प्रावधान है तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है, यह जानना जरूरी है। तो इसकी नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री की सहायता से, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री सलाह देता है कि अमुक मंत्री, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें, अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दे दिया जाए। ठीक है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। इसी प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया जाए, और वही काम राष्ट्रपति भी कर देता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि प्रधानमंत्री डिक्टेट करता है मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए, लेकिन फाइनली नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, तो ये दो चीज आप लोग समझ गए, नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, और नियुक्ति में कौन सलाह देता है। अब जानेंगे कि मंत्रिपरिषद कब नियुक्त हो जाएगा तो आखिर शपथ किसके समक्ष लेगा। तो स्वाभाविक बात है कि जो नियुक्त करेगा उसके समक्ष में वो शपथ लेगा, राष्ट्रपति के समक्ष में लेगा शपथ। उसी प्रकार से अगर उसको त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। एक तो स्वैच्छिक त्याग पत्र भी हो सकता है और यहाँ अनैच्छिक त्याग पत्र भी संभव है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे कि अमुक मंत्री का त्याग पत्र मांगा जाए तो वो भी संभव है। तब राष्ट्रपति उससे त्याग पत्र ले लेगा उस पार्टिकुलर मंत्री से। ठीक है मित्रों, तो शपथ और त्याग पत्र जो है वो किसके समक्ष, किसको देगा? राष्ट्रपति के समक्ष होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए मंत्रिपरिषद का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि मंत्रिपरिषद जो बना वो जो काम करेगा देश के नीति निर्धारण और नीति निर्माण और नियमों को लागू करने के लिए जो काम करेगा, तो क्या उत्तरदायी नहीं होगा? वो अपने स्वच्छंद मन से तो सारा काम नहीं कर सकता, वो जरूर उत्तरदायी होगा। तो आखिर होगा किसका उत्तरदायी? अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट डाल रहा हूं आपके दिमाग में कि जो ये मंत्री आते हैं, बेसिकली अगर सामूहिक तौर पर अगर देखा जाए तो सारे मंत्री जो आते हैं वो जनता से चुन करके आते हैं। कहां से आते हैं? जनता से चुन करके आते हैं। तो वो अगर देखा जाए तो उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। तो जब जनता के प्रति जिम्मेदारी है तो आप देखेंगे कि संसद का कौन सा सभा, लोकसभा या राज्यसभा, कौन सीधे जनता को प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा करता है। इसीलिए अब आपको स्पष्टता बताएं कि सामूहिक अगर उत्तरदायी पूछेगा, कैसा सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। क्यों होगा? अभी तक इतना चीज बता देना आपको कि यह जनता का मूलतः उत्तरदायी होना चाहिए, और जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा करता है। इसीलिए सामूहिक रूप से, मित्रों सामूहिक रूप से समझ में आ रहा है ना कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होंगे, अभी हम वो मंत्री की संख्या भी बताएंगे, जितने भी मंत्री होंगे सब मिलजुल करके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन अगर आपको ट्विस्ट कर दे कि अगर पूछे व्यक्तिगत, अगर ये पूछ दे कि व्यक्तिगत उत्तरदायी किसका होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायी किसका होगा, तब ध्यान दीजिए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र कौन लेता है? राष्ट्रपति। शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समय।
तो व्यक्तिगत किसका होगा? व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति का उत्तरदायी होगा। क्या कोई भी प्रश्न अगर राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के खास मंत्री से पूछेगा तो उस मंत्री को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, ये दो महत्वपूर्ण चीज सीखना था कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसका होगा? लोकसभा का, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। ये दोनों भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अब देखेंगे कि लोकसभा का जो संख्या है, सॉरी मंत्रिपरिषद का जो संख्या होगा, किसका? मंत्रिपरिषद का जो संख्या होगा वो कितना होगा? तो वो किसी भी हालत में लोकसभा के संख्या से 15% होगा। लोकसभा के संख्या का 15% होगा। लोकसभा के सदस्य की संख्या जितना होगा उसका 15% होगा। इसमें इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री भी होगा। मित्रों, मैं जानबूझ करके इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री यहां आपको समझाया हूं कि ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रधानमंत्री एक अलग सदस्य है तो बाकी 15% हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को मिला करके कुल 15% ही होगा लोकसभा का। ठीक है मित्रों, चलिए इसको समझ में आया। अब हम ये जानेंगे कि ये मंत्रिपरिषद कार्य करता है, सभी मंत्री अपने अपने कार्य का निर्वहन करता है। तो कुछ ऐसे भी मंत्री होंगे जो कि अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे होंगे, तो क्या उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? अवश्य लाया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उस मंत्री के खिलाफ। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि 543 लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है, 543 लोकसभा सदस्य में अगर मंत्रिपरिषद में अगर 15% लगभग निकाले तो 81 के लगभग होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो 81 अगर मंत्रिपरिषद का हिस्सा है और इसमें से किसी एक मंत्री पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है संसद में तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग माना जाएगा। मित्रों, समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, समझ जाइए कि एक भी मंत्रिपरिषद के एक भी सदस्य पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद भंग माना जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके पीछे लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? कि सामूहिक रूप से वो लोकसभा का उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से। और समूह में अगर एक भी निकल गया तो सामूहिक खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर एक भी मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लागू होगा तो पूरा मंत्रिपरिषद प्रभावित होगा। ठीक है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा कि एक पर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ तो पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे लिखे हैं मंत्रिपरिषद में शामिल कौन मंत्री होंगे इक्वल टू व्हाट लिखे हैं। व्हाट ही रहने दीजिए, हम आगे उधर से आएंगे, यहां पे बैठाएंगे। ठीक है, चलिए मंत्री अब देखेंगे मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहां रहने दीजिए। चलिए अब उसके पहले हम देखेंगे कि मंत्री क्या होता है और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री जनरली क्या, जो विधायिका द्वारा नियम कानून बनते हैं उसको लागू कराने के लिए मंत्री की व्यवस्था होता है। ठीक है दोस्तों, और वो मंत्री जो होता है, ये 3 प्रकार का मंत्री होता है। हम भारत के संविधान के आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, भारत की मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार का मंत्री यहां पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें पहला प्रकार है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। एक एक करके तीनों मंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में पहले से देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री में कौन होता है, कौन कैबिनेट मंत्री के तहत कौन कैबिनेट मंत्री में आता है? जो वरिष्ठ लोग होंगे, जो वरिष्ठ मंत्री होंगे, वही कैबिनेट मंत्री का हिस्सा होगा। वरिष्ठ मंत्री ही कैबिनेट मंत्री का हिस्सा होगा। और इसको क्या मिलेगा? महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। जैसे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपको उदाहरण दे दें तो कैबिनेट में कैसे लोग आएंगे? अमित शाह जी लोग आएंगे, गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह जी आएंगे, निर्मला सीतारमण जी आएंगे। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण विभाग को डील कर रहा है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आएगा। और दूसरा उसकी खासियत क्या है? वरिष्ठ मंत्री होंगे और ये जो है कम संख्या में होंगे। स्वाभाविक बात है, महत्वपूर्ण विभाग बहुत ज्यादा नहीं है तो कम संख्या में होंगे, वरिष्ठ मंत्री होंगे। इसकी विशेषता हो गया।
समझ में आया दोस्तों? चलिए अब राज्य मंत्री को थोड़ा समझ लेते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार का अपना होता है। एक कैबिनेट, ये जो कैबिनेट है इसको हेल्प करता है, इसलिए एक मंत्री एक प्रकार का मंत्री बनता है यहाँ कैबिनेट का सहायक मंत्री के रूप में। ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है उसको, लेकिन वो करता क्या है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मान लिया जाए कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री है, गृह विभाग, गृह विभाग के लिए किसी अन्य मंत्री को भी रख लिया, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ठीक है, और राज्य मंत्री का दर्जा दे करके गृह विभाग जो अमित शाह जी देख रहे हैं उसके अधीन वो काम करता है, तब वो क्या कहलाएगा, राज्य मंत्री कहलाएगा। ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के अधीन वो काम करता है, उसकी दर्जा जो होता है राज्य मंत्री का होता है। ठीक है, तो राज्य मंत्री क्या एक टाइप तो समझ गए। दूसरा टाइप है स्वतंत्र प्रभार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। अब जो है राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन में कार्य नहीं करता, वो स्वतंत्र रूप से अपने विभाग का देखरेख करता है, स्वतंत्र रूप से, यानी कि इसके अधीन काम नहीं कर रहा, यानी स्वतंत्र रूप से अपने विभाग का देखरेख करता है। हालांकि वो राज्य मंत्री, उसकी दर्जा क्या है, राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री वो नहीं कहलाएगा, राज्य मंत्री कहलाएगा, लेकिन अपने विभाग का देख रेख का पूरा शक्ति उसके पास रहता है। समझ में आएगा दोस्तों? चलिए ये दोनों भी समझ में आया। तीसरा क्या है, तीसरा उप मंत्री होता है, जिसका जनरली काम प्रशासन इत्यादि का देखरेख करना होता है। तो ये तीन प्रकार का मंत्री हमारे पास, हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार के व्यवस्थाएं, तीन प्रकार का मंत्री देखे जाते हैं। अब जानिए कि हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर सीखना चाह रहे थे, अभी तक दोनों में कोई आया ही नहीं। ठीक है मित्रों, अब आएगा, बहुत मजा आएगा। तो मंत्री परिषद में कौन आएगा, इसका सबसे पहले आंसर आपको दे दे। तो देखिए मंत्री परिषद इजकल टू क्या होगा, मंत्री परिषद इजकल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इजकल टू होगा। देखिए इसमें पीएम भी रहेगा, ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी रहेगा, ठीक है दोस्तों, प्लस राज्य मंत्री रहेगा, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद उप मंत्री भी रहेगा। समझ में आ गया? मंत्री परिषद इजकल टू ये जितने प्रकार का मंत्री है सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो भी होगा उस लोकसभा में उसका मात्र 15% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, इंक्लूडिंग पीएम। इसीलिए आप देख लिए मंत्री परिषद अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि पीएम भी रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें रहेंगे, राज्य मंत्री भी रहेंगे और उप मंत्री भी रहेंगे। अब कैसे जाने कि मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिमंडल इसका फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए मंत्रिमंडल देखते हैं क्या होता है। चलिए मंत्रिमंडल इजकल टू पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा ही। अब अंतर समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल में सिर्फ पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम तो खुद शक्तिशाली है और कैबिनेट मिनिस्टर भी शक्तिशाली है। अब इसको दोनों का तुलना करेंगे। इसमें मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री नहीं आएंगे, उप मंत्री भी नहीं आएंगे। अगर मंत्रिमंडल का बैठक है तो किसी भी सूरत में राज्य मंत्री और उप मंत्री का जो मंत्री है वो हिस्सा नहीं लेंगे अनटिल अनलेस उसको स्पेशल इन्विटेशन दिया जाए। समझ में आ रहा है मित्रों? अब जरा इस दोनों को तुलना करके देखते हैं, मंत्री परिषद को और मंत्रिमंडल को। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है मंत्रिमंडल। अगर डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अगर ये ऊपर में मंत्री परिषद है, ठीक है दोस्तों, तो अंदर में चला जाएगा मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, लेकिन मंत्री परिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के नहीं होंगे, इसमें कम है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस हो रहा है, आप समझेंगे धीरे से। तो मंत्रिमंडल का जो आकार होगा, अभी अगर हम इसका कंपैरिजन करें कैसा आकार होगा, छोटा होगा, उससे ये छोटा होगा, लेकिन आप बताइए शक्तिशाली होगा कि उससे कमजोर होगा। तो
ये जो होगा ये ज्यादा शक्तिशाली होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के साथ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर है, सारा शक्तिशाली लोग का जमावड़ा है यहाँ पे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ठीक है, और बड़े बड़े जब काम होते हैं, बड़े बड़े मुद्दा पर जब डिस्कशन होता है तो प्रधानमंत्री सिर्फ मंत्रिमंडल के साथ बैठक करता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है सारे मंत्रियों को बुलाए और उनके साथ बैठक करे। जल्दी से बैठक करता है और वो लागू करने की कोशिश करता है। तो मंत्रिमंडल का आकार एक प्रकार से छोटा होता है लेकिन शक्तिशाली होता है। ठीक है मित्रों, अब तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक और कैबिनेट की बात हम लोग सुनते हैं। किचन कैबिनेट का नाम सुने होंगे आप लोग, तो किचन कैबिनेट के बारे में भी हम जरा बता दें आप लोग को। ठीक है मित्रों, तो किचन कैबिनेट क्या होता है उसको हम देखेंगे। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा जान लेना ही अच्छा रहेगा। किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट, देखिए किचन कैबिनेट जो होता है यह संवैधानिक टर्म नहीं है। ठीक है मित्रों, एक प्रकार से इसको पहले से ही इंदिरा काल में वो इसको बोला गया घेरों के अंदर घेरा, मतलब आंतरिक ग्रुप इसको कह सकते हैं किचन कैबिनेट को। तो कैसे होता है किचन कैबिनेट में कौन भाग लेता है? एक तो पीएम होंगे और इसके काफी नजदीकी जो सबसे ट्रस्टवर्दी विश्वास पात्र मंत्री होंगे। इसमें कौन होंगे? विश्वास पात्र मंत्री। ठीक है मित्रों, उसके बाद होंगे इसके सगे संबंधी, पीएम के सगे संबंधी हो सकते हैं। ठीक है, और उनके दोस्त मित्र हो सकते हैं। तो देखिए किचन कैबिनेट जो है एक संवैधानिक टर्म नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये लोग कभी कभार बड़े बड़े मुद्दों पर भी चाय पीने के क्रम में अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाएंगे, सगे संबंधी बैठे रहेंगे, दोस्त बैठे रहेंगे और बड़े बड़े निर्णय ले लेंगे। यानी कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट अति शक्तिशाली होता है। क्यों अति शक्तिशाली होता है? इसमें किस प्रकार के लोग हैं? एक तो प्रधानमंत्री है, विश्वास पात्र मंत्री है, उसके सगे संबंधी दोस्त, यानी कि अनौपचारिक ढंग से बड़े बड़े फैसले को किचन कैबिनेट में ले लिए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से निसंदेह आप आज समझ गए होंगे कि मंत्री परिषद क्या है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री उप मंत्री क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप मंत्री परिषद को समझ गए। मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। ये दोनों में थोड़ा कंपैरिजन किया हूं कि मंत्रिमंडल छोटा होता है लेकिन शक्तिशाली होता है। एक और मंत्रिमंडल जो कि किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है उसको देखिए तो किचन कैबिनेट क्या होता है वो भी समझ गए। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इस वीडियो को पूरा एंजॉय किए होंगे। मित्रों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है मित्रों, आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।